कर लेगा ज्वाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का कोट, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कल काफी सारे बच्चे बोल रहे थे ना, सर ये याद नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो पाएगा याद। नहीं, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी का कोट लिखा हुआ बहुत पहले। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। मतलब पहले ये हर चीज इम्पॉसिबल ही लगती है जब तक वो किसी ने की नहीं हो। कोई कर लेगा तो वो पॉसिबल ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसलिए अपनी एग्जाम की तैयारी एकदम रखिए। जो चीज़ लग रही है आपको नहीं याद हो पाई, तो वो धीरे धीरे करके रिवीजन करके याद हो जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। पहला इनिशिएटिव हमारा सेगमेंट है पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव करेंगे हम सबसे पहले, और इसके बाद आगे का शुरू करेंगे। पहला इसमें जो न्यूज़ है, रिकग्निशन ऑफ खासी एंड गारो ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की, मेघालय की। तो खासी एंड गारो जो लैंग्वेज है मेघालय की, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है मेघालय में। ये कब करा है, अप्रैल 2026, मतलब इसी जो हम पढ़ रहे हैं उस वाले उसमें ही करा है। ठीक है, पहले क्या थी ऑफिशियल लैंग्वेज मेघालय, केवल इंग्लिश थी। ठीक है, तो अब क्या कर दिया है, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है गवर्नमेंट ने। तो उसमें ऑर्डिनेंस पास करने में इंग्लिश के साथ साथ गारो और खासी भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें आप, कहाँ कहाँ पे मेघालय में। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये है मेघालय यहाँ पर पूरा का पूरा। सॉरी, पीछे चले गया। ठीक है, ये देखो, ये है मेघालय का रीजन। किस किस उससे बाउंड्री लग रही है इसकी, असम से लग रही है यहाँ पर देखो केवल। ये पूरा का पूरा असम से घिरा हुआ है, तो नीचे बांग्लादेश होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है अगर ऐसा कुछ, तो आप मार्क कर दें केवल असम से ही बाउंड्री लग रही है। और असम केवल एक स्टेट ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में जिसकी सारी अदर स्टेट से बाउंड्री लगती है। अरुणाचल से भी लग रही है, नागालैंड से भी लग रही है, मणिपुर से भी लग रही है, त्रिपुरा से भी लग रही है, और मिजोरम से भी लग रही है। देखो यहाँ तक आ रहा है ना ये पूरा। इट्स द ओनली स्टेट विच बॉर्डर्स एवरी स्टेट। ठीक है, असम की बात हो रही है, मेघालय केवल असम से लगता है। ठीक है जी, देख लेते हैं इसके आगे। आगे मेघालय कैबिनेट, देखिए कौन थे अभी प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के, कर्नाट के संगमा जी। ये आगे क्यों जा रहा है आज बार बार। ठीक है, ये इनके चीफ मिनिस्टर। अभी गवर्नर कौन है वहाँ के, चंद्रशेखर एच विजय शंकर, ये वहाँ के गवर्नर है इस टाइम पे। क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना। ठीक है, मेघालय के किसने लेट करते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, कर्नाट के सांगमा सांगमा, और गवर्नर वहाँ पर है इस टाइम चंद्रशेखर एच विजय शंकर। ठीक है, और जो ये स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज जो इन्होंने रिकॉग्नाइज करी है, खासी गारो, ठीक है, वो कौन से प्रोविजन से आते हैं आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आर्टिकल 345 से उनको पावर मिलती है। ठीक है जी, आर्टिकल 345 से स्टेट, ये लिखा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज को अपने स्टेट को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो आर्टिकल 345 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन अगर रिलेटेड आएगा इससे एग्जाम्स में कि रिसेंटली मेघालय हैज रिकॉग्नाइज खासी एंड गारो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस कैन बी डन, तो इट विल आंसर विल बी आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब तीन स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां पर, इंग्लिश, खासी, गारो। पहले केवल इंग्लिश होती थी, अब खासी एंड गारो भी है। ठीक है जी, आगे चले नेक्स्ट। ये देखिए थोड़ा सा मैप देख लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पर हिल्स, बहुत फेमस हिल्स है यहाँ पर मेघालय की। ये है गारो हिल्स, ये है खासी हिल्स, और ये जयंती हिल्स। ठीक है, ये दाफला हिल्स यहाँ देखिए, ये अरुणाचल में है। मिशमी हिल्स कहाँ है, अरुणाचल में पटकाई, मणिपुर वाला एरिया, ये नागालैंड, नहीं सॉरी, ये पटके में ऊपर है। ठीक है, और ये नागा हिल्स जो आती है ये उसमें आती है, किसमें, नागालैंड में। ये आपका नागालैंड, सॉरी ये मणिपुर हो गया, और ये मिजोरम, मिजो हिल्स। ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आपको थोड़ा याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय को क्या बोलते हैं, इस मेघालय में चेरापूंजी है ना एक, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जब भी यहाँ क्लाउड्स आते हैं ना मानसून वाले, तो फंस जाते हैं यहाँ पर गारो खासिया जयंतिया हिल्स के बीच में। ठीक है, तो जब वो क्लाउड्स फंस गए हैं, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेनफॉल अपनी यहीं डिलीवर कर देते हैं। तो इसी को
तभी बोला जाता है वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये गारो खासी जयंती याद रखना। गारो और खासी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जयंत को नहीं किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जयंत को भी कर दिया, नहीं। गारो खासी और इंग्लिश है वहां पर, मेघालय में। चलिए आगे। ठीक है। अब ये करने से जब मेघालय स्टेट ने ये कर दिया है, तो इसके बाद इसमें बोल दिया कि एज शेड्यूल में भी हम इसे रिकग्नाइजेशन दिलाएंगे, जो यूनियन लेवल पे होता है। एज शेड्यूल हमने पढ़ा था ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से वो होता है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। बात को आपको बताया भी था लास्ट उसमें। इलांग, सॉरी, एट शेड्यूल। एट शेड्यूल का मतलब लैंग्वेजेस, एल से ज्यादा लैंग्वेजेस, शेड्यूल ल, लैंग्वेज। तो एट शेड्यूल आपको रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज से एम, वो है रिकमेंडेड, रिकमेंडेड नहीं सॉरी, रिलेटेड है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सबसे पहला देखिए इसमें कौन है। फर्स्ट एवर बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन बिहार। बिहार में पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, इनका नाम क्या है? सम्राट चौधरी जी। ठीक है, इनसे पहले कौन थे चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार जी। ठीक है, और ये बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर है वहां पर। ये 24th चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के, ये नहीं पूछा गया है। और जो नीतीश कुमार जी उनको राज्यसभा भेज दिया गया है, ठीक है, वहां से। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर थोड़ा आर्टिकल के प्रोविजन देख लेते हैं इसमें। सबसे पहला आर्टिकल 163। 163 में क्या लिखा गया है कि हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जो कि हेड करता है किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये आर्टिकल 163 में लिखा गया है। आर्टिकल नहीं नहीं, आर्टिकल 163 में लिखा गया है कि हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एड एंड बाय गवर्नर। हाँ, यही लिखा है। ठीक है। आर्टिकल 164 में क्या लिखा है कि चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। तो 163 में देयर विल बी ए चीफ मिनिस्टर सर्व एज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एड एंड एडवाइस दी गवर्नर करेगा। ठीक है जी। और आर्टिकल 163 में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन बताई है। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा, वो बताया गया। ठीक है। करंट गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? क्वेश्चन यही भी बन सकता है कि करंट गवर्नर कौन है? जनरल केवला तिविक्रम पटनायक। ठीक है जी, ये इनकी फोटो लगी है यहाँ पर। ये करंट गवर्नर है आपके अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि करंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य तिविक्रम पटनायक। ठीक है जी। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम्स में। श्री भीष्म नारायण सिंह जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन थे। ठीक है जी। चलें आगे। नेक्स्ट। ये किसी को डाउट है तो बता दीजिएगा आप सीधा सीधा, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बता देना। ठीक है। चलिए जी। चीफ मिनिस्टर हो गया हमारा बिहार जी के। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टू सर्व एज ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, ये फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर नहीं है वहाँ के राज्यसभा के, नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है जी। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पहली बार ऐसा हुआ है जो कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बन चुके हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन याद रखना। डेप्यूटी जो चेयरमैन होता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, पर ये डेप्यूटी चेयरमैन है। तो ये फर्स्ट नॉमिनेटेड है, ये इलेक्टेड नहीं है यहाँ पर। इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है जी। ही वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड एज राज्यसभा बाय, किसको प्रेसिडेंट ने करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कराया इनको। ठीक है। किसकी जगह है? फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हमारे रंजन गोगोई जी की जगह आए हैं। ठीक है, उनका टेन्योर खत्म हो गया था, तो ये अब आए हैं। उनको भी नॉमिनेट कर रखा था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, असम से ही है, आपको पता ही होगा। जस्टिस रंजन गोगोई जी असम से ही थे। तो उनको पहले उनका रिटायरमेंट हो गया है तो अब इनको नॉमिनेट करा गया है। कौन? हरवंश नारायण सिंह जी को। और ये क्या हो गए? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी बन गए। ठीक है जी। चलते हैं आगे। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिए, आर्टिकल 89 का देख लीजिए। इसमें आर्टिकल 89 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि राज्यसभा में जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसके बारे में लिखा गया। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप इसमें कि दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट राज्यसभा मस्ट चूज ए मेंबर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एज सून बिकम्स द वैकेंट। ठीक है जी। हमें डेप्यूटी चेयरमैन की पोजीशन के लिए लिखा गया है आर्टिकल 89 में। टेन्योर कितना होता है किसी भी मेंबर का जो राज्यसभा में जाता है? वो 6 ईयर होता है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये कई बार आता है एग्जाम्स में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्यसभा में जो भी मेंबर जाएगा उसका टेन्योर होगा 6 ईयर, पर लोकसभा वाले का जो भी मेंबर जाता है वो उसका टेन्योर होता है 5 ईयर्स। और राज्यसभा का टेन्योर भी पूरा 6 ईयर होता है, और लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर। ठीक है, ये परमानेंट हाउस है और ये टेम्पररी हाउस होता है, क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है 5 साल में, फिर नए इलेक्शन होते हैं, लोकसभा वाले इलेक्शन, उसमें नए मेंबर्स आते हैं। पर इसमें क्या, 1/3 हर साल क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। और वो जो 1/3 रिटायर, उनका टोटल टर्म कितना होता है, 6 साल का। ठीक है, ये ऐसा चलता रहता है। ठीक है, फिर देख लीजिए आर्टिकल 80, जिसमें से क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है राज्यसभा में, तो 12 मेंबर्स को। ठीक है जी। और ये किससे होने चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इसमें से होना चाहिए। ठीक है जी। तो जो ये आर्टिकल 80 के अंडर पावर है प्रेसिडेंट को कि 12 मेंबर नॉमिनेट करने की, उसी के अंडर हरिवंश नारायण जी को क्या करा था, नॉमिनेट किया गया था। और उस नॉमिनेशन के बाद वो क्या बन गए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी। क्लियर है? आप किसी को कोई डाउट होगा तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर कर दूंगा एकदम। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसमें आपका स्टैटिक पॉलिटी भी क्लियर है, और आपकी जो करंट जो चल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। चलिए जी, इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क। इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ हुआ है ये हुआ है आपका लेह लद्दाख में। ठीक है जी। ये है क्या जी, आप पूछोगे सर ये पेट्रोग्लिफ है क्या चीज। ठीक है, तो पेट्रो का मतलब होता है रॉक। ठीक है, ग्लिफ का मतलब होता है इमेजेस या म्यूरल्स। ठीक है, म्यूरल्स। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये है क्या, ये देखो फोटो लगी है ना, ये है रॉक्स इमेजेस। तो इसका क्या बनेगा, कंजर्वेशन पार्क बना दिया गया है। हमने कहाँ बनाया है, लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में। ठीक है जी। ये पहला है इंडिया का, और ये डेडिकेटेड है किसे, कंजर्वेशन एग्जीबिट सेंचुरीज ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक क्रेविंग्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है या सेटअप करेंगे, तो वो होगा लेह लद्दाख में, सिंधु घाट लेह लद्दाख में। ठीक है जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहां पर इस टाइम पे, लेह लद्दाख में सॉरी, श्री विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है जी, हो गया क्लियर। इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं कि मैं बैकग्राउंड बताऊं, पर आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग अवार्ड्स, जो जो हमारे अवार्ड्स रहे हैं अभी न्यूज़ में इस वीक में, तो उसको हम कवर करेंगे। चलिए जी, सबसे पहला अवार्ड है वर्ल्ड चीज अवार्ड्स। देखो जी, चीज के भी अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब इसका ब्राजील में नाम देखो, क्या नाम खतरनाक सा नाम है, मुंदियल दो क्वेजा दो ब्राजील। ठीक है, ये इसका ब्राजील में नाम है, हुआ ये ब्राजील में ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड चीज अवार्ड देख ले, इंडिया पार्टिसिपेट करा था इसमें। ठीक है, पहली बार हम गए थे यहाँ से इंडिया से पार्टिसिपेट करने के। ये हुआ कहाँ, साओ पाउलो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अब इसमें इंडिया ने सिक्योर करी है इम्प्रेसिव पोजीशन, जो कि है सुपर गोल्ड। ठीक है, 2 गोल्ड्स मिले और 1 सिल्वर मेडल मिला है। और ये मैंने आपको इन्फोग्राफिक में साइड में दिखा रखा है। ठीक है जी, तो आपको याद भी हो जाएगा। सुपर गोल्ड किसे मिला है, ये एक प्रोडक्शन कंपनी है, आगे जा चले गया। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन कंपनी है जिनका ये है वेरी वेरी स्टाइल, बी स्टाइल चीज, इनको सुपर गोल्ड मिला है। ठीक है, गोल्ड किसको, फिर ये दूसरा पोजीशन है जो गोल्ड मिला है इसको, याक सुफ्री सॉफ्ट गोल्ड फ्रॉम लद्दाख। ये भी गोल्ड मिला है किसको, ये भी सेम प्रोडक्शन हाउस का है, एलिथेरिया प्रोडक्शन का, ब्रू ब्रू नॉस्ट, ब्रू नॉस्ट को भी गोल्ड मिला है, सेम प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। और ये तीसरा भी उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस है, एलिथेरिया काली मीरी, इसको भी सिल्वर मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि वर्ल्ड चीज अवार्ड्स कहाँ हुए थे, जो कि ब्राजील में है, sao पाब्लो ब्राजील में। इंडिया ने पोजीशन कौन सी है, कितने मेडल जीते, तो 4 मेडल जीते। अब ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सा चीज का नाम था। ठीक है, इतना कौन ही पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है जी, अब चीज के नाम पूछने लग जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं।
आप भी पिए पानी। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। किसी को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम आंसर करेंगे उसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 61st एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, 61st एडिशन था फेमिना मिस इंडिया का। ठीक है जी, कहाँ हुआ हेल्ड? ये उड़ीसा, फर्स्ट टाइम होस्टेड बाय उड़ीसा। कहाँ पर? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में, भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, ये पहली बार उड़ीसा ने होस्ट करा था। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, के आई आई टी भुवनेश्वर में। ठीक है जी, भुवनेश्वर को क्या बोला जाता है? अभी हमने पिछले मई वाले कुछ करंट अफेयर में पढ़ा था, भुवनेश्वर को एक टाइटल दिया जाता है। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, किसी को पता हो? नहीं, ये स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द इंडिया बोला जाता है भुवनेश्वर को। ठीक है, याद रखना आप, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। ठीक है जी, यहाँ पर मिस फेमिना इंडिया का क्या हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, इसका तो थीम वो जी थी, डॉटर्स ऑफ दिस सॉइल, ये थीम थी। जीती कौन है? साध्वी सेल जी। ये इसको विनर करिए, ये इसकी फोटो लगी है इनके यहाँ पर, साध्वी सेल जी। ये मिस फेमिना इंडिया बन चुकी है। ठीक है, ये कहाँ की है? गोवा की रहने वाली है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मिस फेमिना इंडिया जो अभी बनी है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो वो गोवा से करती है। फर्स्ट रनर अप राजधानी पवार जी जो कि महाराष्ट्र से थी। सेकंड रनर अप थी श्री अद्वैता, ये यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? साध्वी सेल जी, याद रखना आप, 61st एडिशन ऑफ मिस फेमिना इन्होंने जीता है। ठीक है, थीम याद रखेंगे, डॉटर्स ऑफ दिस सॉइल। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। चले नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है जी, 2026 पर्सन ऑफ द ईयर किसके अकॉर्डिंग? हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2026 पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? सयानी गुप्ता जी। ठीक है जी, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है सयानी गुप्ता जी। ठीक है, इनको मिला है पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर। ये इनकी फोटो लगी है, इनको देखा भी होगा आपने। ठीक है, एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। ठीक है जी, अवार्ड किसने मिला है? स्टोरी टेलिंग एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स इन शिपिंग अथॉरिटी साउथ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, पर्सन ऑफ द ईयर बाय साउथ हार्वर्ड साउथ एशिया एसोसिएशन ने किसको दिया? सानिया गुप्ता जी को। ठीक है जी, ये याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जो अभी अभी दिए गए हैं, तो उसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चले। तो सबसे पहला किसको मिला है? होस्ट सिटी, पहले तो देख लेते हैं। इसको ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इस इन अवार्ड्स को ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी बोला जाता है, थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसीलिए स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो होस्ट सिटी कौन सी थी? एक सेकंड से स्टाइलस कहाँ चली गया? हाँ, होस्ट सिटी थी मैड्रिड स्पेन में। तो कहाँ हुआ ये? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन थे? वो थे कार्लोस एल्कराज, जो कि टेनिस में है। तो कोई बताएगा? ये कल मैंने बताया था, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? कार्लोस एल्कराज, टेनिस। कल मैंने बताया था आपको, ये किसी ने पढ़ा हो तो। नहीं याद? कोई लिखेगा कमेंट बॉक्स में, गलती लिख दो, क्या दिक्कत है? गलती तो होगा, और क्या होगा? कोई यहाँ पर मारेगा थोड़ी ना। बस गलती लिखिए, लिखिए लिखिए आप। इटली, पोर्टुगल नहीं। ओ, आपके नीचे एवरी 2 इयर्स। स्पेन, हाँ जी हाँ जी, विभो जी आप सही बोल रहे हैं, स्पेन। ठीक है, स्पेन से ही, स्पेनिश है। ठीक है जी, वेरी गुड। गलती लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर नहीं आता तो लिखिए, कम से कम वो कन्वर्सेशन में आपको याद तो आएगा कि मैंने गलत लिखा था, तो माइंड में स्ट्राइक होती है चीज कि मैंने वो चीज वहां पर गलत बोली थी, पर असली आंसर ये था। तो जो ब्रेन है ना, वो आपका ग्रैप्स करेगा ये चीज। ठीक है,
तो आप जितना ज्यादा कन्वर्सेशन करेंगे, मैं कुछ पूछता हूँ आप गलत ही लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप गलत लिखिए उसमें, मैं आपको सही बताऊंगा तो आपको हिट होगी वो चीज ब्रेन में। ठीक है जी, करेंगे हम। ठीक है। अब ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तो बता दिया, कार्लोस अल्कराज जी है। अब स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, आर्यना सेबलंका, इनको मिला है। ठीक है, ये कौन सी कंट्री की है? मारिए तुक्का मारिए, कुछ भी। बस एक हिंट देता हूँ कि यूरोप की कंट्री है। ठीक है, मारिए, कुछ भी लिखिए। कोई बताएगा कौन सी कंट्री की है? क्वेश्चन आएगा। बेलरस, बेलरस, वेरी गुड। नहीं नहीं, ऊपर नहीं है, स्लोवेनिया के नहीं है, बेलारस के। वेरी गुड। जब ने सही बताया एकदम कि बेलारस की है ये। हरियाणा श्रीलंका टेनिस। ठीक है जी, ये हो गए दोनों क्लियर। स्पोर्ट्स वेमेन भी और स्पोर्ट्स मेन भी क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, दोनों आपको याद रह जाएंगे अब ऐसे में। अब जो फर्स्ट इंडियन विनर कौन थे हमारे तरफ से, जिनको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला था, वो सचिन तेंदुलकर जी थे। ठीक है, इनको मिला था। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट हेल्ड कहाँ होते हैं? 2000 में, 2000 में, ईयर ऑफ 2000 में हेल्ड हुए थे। ठीक है जी। और इसको, इनके जो पैटर्न थे, मतलब इनको एज ए पार्ट मान लीजिए, नेल्सन मंडेला भी इनका पार्ट पार्ट थे उस टाइम पे। ठीक है, उन्होंने एक वो टैगलाइन भी बोली थी, स्पोर्ट हैज पावर टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, याद रख लेना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, मैक्सिमम अवार्ड्स किसे मिले हैं स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के? उनको मिले हैं रॉजर फेडरर जी को। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम अवार्ड किसे मिले? रॉजर फेडरर जी को। और सबीनियस टेनिस प्लेयर जो है, नोवाक जोकोविच को, इनको सबसे ज्यादा, मतलब पांच पांच इनको मिले हैं। तो ये स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 5 बार रहे हैं, दोनों के दोनों, रॉजर फेडरर भी और नोवाक जोकोविच की भी। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 2026 गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखने हैं इसको। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री में हुआ है कि सारी वुमेन को एक साथ मिला है। मतलब छह ये वो अपॉइंट कर, छह विनर ये वो डिक्लेयर करता है। उसमें से आप इस पहली बार ऐसा हुआ कि सारी की सारी वुमेन है। ठीक है, तो छह, क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने लोगों को देता है, तो 6 रेसिपिएंट्स होते हैं इसके। एक सेकेंड, ठीक है, 6 रेसिपिएंट्स होते हैं इसके। ठीक है जी, है। और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि एशिया से कौन थे? अब ये क्या था, ये कॉन्टिनेंट वाइज देते हैं। ठीक है, कि आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट से, एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, आइसलैंड रीजन से, नॉर्थ अमेरिका से, और साउथ और सेंट्रल अमेरिका से, ये 5 इनके हिसाब से कॉन्टिनेंट्स है जो कि इनहेबिटेड होते हैं ह्यूमन से। तो उनके हिसाब से इन्होंने कर रखा है डिवाइड, कि हम 6 ऐसे डिवाइड करेंगे अपने 6 अवार्ड्स को। ठीक है, तो जो एशिया रीजन से, तो वो साउथ कोरिया रीजन की, साउथ कोरिया कंट्री की फीमेल है, इनका नाम है बोरिंग किम। ठीक है जी, ये साउथ कोरिया, हमें एशिया वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना। बोरिंग किम इनका नाम था। और ये 6 अवार्ड देते हैं पूरे कॉन्टिनेंट, मतलब 6 कॉन्टिनेंट अपने हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, अब 6 मैं नाम लिख देता यहाँ पर, क्या फायदा उस चीज़ का, याद रहेंगे नहीं, एशिया वाला याद रखेंगे, बोरी किम जी। ठीक है, कहाँ की है? साउथ कोरिया की। ठीक है, ये 6 वो देते हैं, रिसिपिएंट्स होते हैं इस अवार्ड पे, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। ठीक है जी, यही है इसमें, और कुछ नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, आगे थोड़ा सा अवार्ड के बारे में पढ़ लीजिए। 1989 में शुरू हुआ था, इसको ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये ग्रीन नोबल प्राइज के नाम से भी आता है, तभी मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, दो $200,000 का इसमें अवार्ड मिलता है। अब देख लीजिए निकल नीचे क्या, कि अवार्डेड एनुअली वन एनवायरमेंटल हीरो फ्रॉम ईच वर्ल्ड 6 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट रीजन। ठीक है, तो ये है। अब इंडिया की तरफ से देखो, ये जो मैंने इन्फोग्राफिक लगाया है, ये इंडिया वाले रेसिपिएंट है, इनको मिला होगा कभी। ऐसी जैसे यहाँ पर बोरिंग किम का नाम है ना एशिया रीजन से, वैसे ही उस टाइम पे इनका नाम रहा होगा। ठीक है, तो उल्टा देख लेते हैं, 2017 में इनका नाम था वहां पर, प्रफुल्ल समर्था जी, समंत्रा जी। ठीक है, उन्होंने क्या करा, न्यामगिरी हिल्स है जो उड़ीसा में, उसमें बॉक्साइड माइनिंग जब हो रही थी, उसके लिए प्रोटेक्ट के लिए लीगल बैटल लड़ी थी ये, प्रफुल्ल समंत्रा जी। 2014 में रमेश अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग था, उसके में इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे बहुत कंजर्वेशन रिलेटेड एफर्ट डाले थे। 1996 में एमसी माता जी को मिला था, जो कि
ताजमहल की प्रोटेक्शन के लिए लड़े थे। 1992 में किसको मिला? मेधा पाटकर जी को मिला, जिन्होंने 1992 में क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है जी, तो इन सबको मिला है। ये थोड़ा देख लेना आप, क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया से कौन है, तो ये 2017 वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हो गया है। ठीक है जी, आगे चलें। कोई किसी को डाउट तो लिखिए प्लीज कमेंट में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो होते हैं इनके रेसिपिएंट्स, कि 6 लोगों को दिया जाता है कॉन्टिनेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर। इसको ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रीन आइकन टाइटल। ठीक है जी, ये किसको मिला है? जोगनीपल्ली संतोष कुमार जी को मिला है ग्रीन ग्लोबल ग्रीन आइकन टाइटल। ठीक है, कौन देती है? ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट देती है। हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है ना, वैसे ही वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। ठीक है जी, हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा, और जो दूसरी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग नाम है, काम दोनों का सेम ही है। ठीक है, हमारा वही सिस्टम तो अडॉप्ट करा है, ब्रिटिश वाला सिस्टम, क्योंकि हमारे 200-250 साल तो ब्रिटिश ही करके गए हैं यहाँ पर राज। तो उन्होंने जैसा जैसा सिस्टम डेवलप करा था, उसी को हमने थोड़ा सा टेम्पर करके अडॉप्ट कर लिया है। तो ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड इज इक्वल टू राज्यसभा इन इंडिया। ठीक है जी, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया। अब ये क्यों दिया गया? इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ नहीं, एक सिटीजन ड्रिवन एक लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट चलाया था अक्रॉस इंडिया, इसीलिए इन्हें दिया गया। जोगनीपल्ली संतोष कुमार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं। देखा, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है जी, क्लियर है। ग्रीन इंडिया चैलेंज इन्होंने फाउंड करा था, ये इनकी फोटो है, आप साइड में देख पा रहे होंगे, जोगनीपल्ली संतोष कुमार जी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट ही है वो, फिर ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड। ये आया नेशनल अवार्ड WWF का। ठीक है जी, तो इनको किसको मिला है अभी? ये है, नाम याद रखना, एन हलीम यसूर। ठीक है जी, इनको मिला है। ठीक है जी, ठीक, ये कहाँ के हैं? ये मालाबार बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंस में है, केरला में काम करते हैं। ठीक है जी, ये, और इन्होंने करा क्या है? इन्होंने कुछ नहीं करा है, एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है नियोफाइट ID। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन करती क्या है? ये आइडेंटिफाई करती है इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज को। ठीक है, जो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज हैं ऑल अराउंड केरला, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करती है और वो करती है। ठीक है जी, ठीक है, एप्लीकेशन यूटिलाइजेज एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स टू क्विकली आइडेंटिफाई 100 प्लांट इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज रिकॉर्डेड इन केरला। ठीक है जी, ये करती है। अब WWF के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी? 1961 में। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप देखना है इसको कि कब फाउंड हुई थी। 1961 में करा गया था। हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1961 में इसको फॉर्म कराया गया था स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर, फेमस लोगो इसका देख लो, जाइंट पांडा, ये इसका लोगो है, तो कितनी बार न्यूज में रहती है। जाइंट पांडा इसका लोगो है। ये रिपोर्ट भी निकालती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, बाइनली, मतलब बाइनली का मतलब है साल में 2 बार निकालेगी रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो वो होगी आपकी WWF। ठीक है जी, याद हो गया। 1961, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, लोगो क्या है? जाइंट पांडा। और ठीक है, चलें आगे, कोई किसी को कोई डाउट तो बताने हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। 9 प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, ये MS स्वामीनाथन अवार्ड है। ठीक है, 9th एडिशन है इसका। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो किसको मिला है अभी? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को मिला है 2024-25 पीरियड के लिए। ये है डॉक्टर श्रीनिवास राव और ये रही इनकी फोटो। ठीक है, आपको ये है क्या? ये डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर किसके? ICR के, इंडियन काउंसिल
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये क्या है, वाइस चांसलर और डायरेक्टर है। क्यों मिला? क्लाइमेट इज इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन करा है। जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है ना, सूखी जगह जैसे रेगिस्तान टाइप या जहाँ पर कुछ भी वेजिटेशन नहीं है, वहां पर मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इनको इसीलिए अवार्ड दिया है। तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड इस साल किसको मिला है? डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव जी को मिला है। ठीक है, क्या है, अब ये अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस टाइम क्या है, जो ये ईयर है 2026, जो बर्थ सेनेटरी है हमारे लेजेंडरी प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जी की, इसलिए ये अवार्ड इंपॉर्टेंट भी हो जाता है थोड़ा। मतलब इनको 100 बर्थ ईयर होगा इनका। ठीक है, वैसे इनकी एक्सपायर हो चुके हैं, ये 2023 में एक्सपायर हो गए थे, पर इनको 2026 में इसके 100 जयंती जिसे बोला जाता है, 100 ईयर हो जाएंगे। ये 98 ईयर्स में आई थिंक एक्सपायर हुए थे। ठीक है जी, बहुत बड़े वो है हमारे क्या बोलेंगे सर, साइंटिस्ट रह चुके हैं हमारे उससे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, जिसके बेसिस में ये अवार्ड रखा गया है, अवार्ड का नाम रखा गया प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को हमारा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने क्या करा था, हाई यील्ड वेराइटिंग व्हीट और राइस की लाए थे, जब हमारा देश फेमेनाइन या मतलब इंपोर्ट करता था उस टाइम पे, तो 1960s की बात होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो गया था। ठीक है जी, तो उस टाइम पे इन्होंने ये वेराइटी इंट्रोड्यूस करी थी व्हीट एंड राइस की इंडिया में, यूएस की मदद से। तो इनको टैग मिला है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, कि हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज हमने करी थी। पहले तो नॉर्मल होती थी, हाई यील्डिंग वेराइटी में क्या है, जो साइज है किसका, दाने का, वीट का जैसे जो साइज होता है उसका साइज बढ़ गया था। हमारे जो वो है क्या बोलते हैं, प्लांट साइज है वो छोटे हो गए थे। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर करके छोटे कर दिए थे, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके। ठीक है, तो वीट और राइस के तो क्या प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसमें हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करा था, और जो हमारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप थे उनको थोड़ा हमने उनके अलग अलग वेरिएंट बना के उनको कम वाटर यूज़ करवा के प्रोडक्ट मतलब टोटल हमने ये करा था कि हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया था उस टाइम पे, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया जब हमने शुरू करा था। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। ये प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है 1987 में, इनको भारत रत्न भी मिला था कब, 2024 में। अभी मिला है रिसेंटली, भारत रत्न दिया गया था इन्हें गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जी, इनकी फोटो मैंने साइड में लगा दी है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी डाउट हो तो बताइए। ट्रेंडिंग डेज, सबसे सर दर्द वाला सेगमेंट आ गया बच्चों के लिए। ठीक है जी, ये तो बोल रहे थे कल, याद भी नहीं होता। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें बता देता हूँ, बस वही याद रखना आप। और कोशिश जिसको है कर सकता है तो वो और भी याद कर दें। सिविल सर्विस डे याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, 21 अप्रैल में आता है। ठीक है, ठीक है, इसकी थीम है इस बार की, विकसित भारत सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट लास्ट माइल। ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया। 18 सिविल सर्विस डे था इस बार का, तो ये अप्रैल 21 को आता है। ठीक है, अर्थ डे भी याद रखना, ये अप्रैल 22 को आता है। अवर प्लानट, अवर पावर, अवर प्लानट इसकी थीम थी। ये दो इंपॉर्टेंट है, और ये नीचे वाले आपको अगर हो पा रहे हैं तो याद रखने की कोशिश करिए, नहीं तो आगे चलेंगे फिर और क्या कर सकते हैं। पर ये सिविल सर्विस डे, अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। ये तो सिविल सर्विस डे तो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, अर्थ डे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसको याद रखें, 21 पहले सिविल सर्विस हो गए में जाएंगे, फिर अर्थ के लिए हम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। तो अप्रैल 21, अप्रैल 22। चलते हैं नेक्स्ट, ये थोड़े और है, अब इसको याद कर सकें तो याद करना आप। ये मैं पीपीटी में आपको जब शेयर करूंगा तो उसमें आप याद करने की कोशिश करना। इसमें से इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, पर मैंने डाल दिया है क्योंकि कई बार एग्जाम आ जाता है, में आ जाता है, तो आप कोशिश करेंगे याद करने के लिए। इसकी थीम यहाँ सामने लिखी, मैं इसको पढ़ूंगा, वही सेम चीज़ जो पढ़ने के लिए हो जाएगा, और कुछ नहीं, इसको आपको याद करना है। चलिए जी, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी सेगमेंट आ गया। सबसे पहला है इसमें साइक्लोन 4। क्या है? एक्सरसाइज साइक्लोन फोर्थ एडिशन। फोर का मतलब होता है फोर्थ एडिशन हो रहा है। ठीक है जी, किसके बीच में हो रही है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि किसके बीच में हो रही है, इंडिया इजिप्ट, और या तो वेन्यू पूछ लेंगे। तो ये इजिप्ट में ही हो रही है इस टाइम, अनहास जगह में। ठीक है, साइक्लोन
तो एक्सरसाइज साइक्लोन आप याद रखना किसकी होती है, इंडिया और इजिप्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं इजिप्ट कहाँ है, ये रहा देखो इजिप्ट। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है हमारा इजिप्ट। ठीक है, ये देखो इसकी जो कैपिटल है वो है कायरो। ये है इसराइल, ये सीरिया, इराक, कुवैत। ये हमारा कल हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ होमरूज, यहाँ पर हो रही है सारी आफत। ठीक है जी। इसके ऊपर वाला ईरान है। यहाँ यूएई, यूएई के बारे में कल पढ़ा था ना कुछ। इसने 10 गीगा बिट्स करके एक स्पीड का वो कर दिया अपने उसमें। 10 Gbps इनके इंटरनेट की स्पीड आ रही है, बताओ। हमारे यहाँ तो 30 Mbps ही बहुत हो जाता है, वो 10 Gbps में पहुंच गए। ठीक है जी। तो ऐसी चीजें याद रखना, ये सारी कंट्रीज देख लो जो साथ में। तो इजिप्ट कहाँ है, यहाँ है, इसके ऊपर मेडिटेरियन सी। ठीक है जी। तो ऐसे आप एटलस साथ में रखोगे ना तो बहुत इजी रहेगा याद करने के लिए चीजें। चलिए नेक्स्ट चलें। चलिए जी, एक्सरसाइज डस्ट लिंक, इसका 7th एडिशन। डस्ट लिंक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, देखो इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, किसके बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस बार कहाँ हुई है, नमंगन उज्बेकिस्तान में। ठीक है जी। क्या अल्टरनेटिवली होती है, कभी इंडिया में होगी कभी उज्बेकिस्तान में होगी। ईयरली इवेंट होता है, मतलब साल में एक बार होता है। जो 2025 वाला इवेंट था वो औध पुणे में हुआ था, मतलब पुणे में हुआ था। इस बार 2026 वाला नमनगन उज्बेकिस्तान में हो रहा है। ठीक है जी। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डस्ट लिंक इसके बीच में होती है, डस्ट याद, डस्ट से याद उज्बेकिस्तान, इंडिया। ठीक है जी। ये देखिए उज्बेकिस्तान, ये है हमारा उज्बेकिस्तान। ये आपको फोटो, इसकी कैपिटल है दुशानबे। ये सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है जी। ये हमारा इंडिया, जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा आपका। ठीक है। ये नीचे इसके बगल में हमारा दुश्मन या दोस्त पाकिस्तान। ये हमारा दोस्त अफगानिस्तान। ये तजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये चाइना। ठीक है जी। ये हमारा ईरान। ठीक है। ये हो गया उज्बेकिस्तान। ठीक है जी। कुछ डाउट तो बताइए, किर्गिजिस्तान। ठीक है जी। ये है कजाकिस्तान। ठीक है। तो ये सब कंट्रीज आपको दिखने के लिए मिलेगी। कहाँ, एटलस में। तो एटलस में आप देखो, ये देखो इसके बगल में क्या है, कैस्पियन सी। ये है, ओहो, कैस्पियन सी। ठीक है। तो ये हो गया आपका कैस्पियन सी। चले आगे, चलते हैं जी। ठीक है जी। अगला आ गया समुद्र साहस सेलिंग एक्सपीडिशन। तो ये एक्सपीडिशन हुआ अभी मिलिट्री की तरफ से। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि ये रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने करा है एक्सपीडिशन। अब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का क्या मतलब है सर, ये तो कुछ समझ में आया नहीं। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो इसमें जो है, जो सेलिंग एक्सपीडिशन है तो वो क्या करती है, मोस्टली इंडियन नेवी करती है। नेवी जाती है एक्सपीडिशन, उनका काम ही हुई है पानी में। ठीक है। पर ये जो एक्सपीडिशन कराया, छोटा सा एक्सपीडिशन है ये, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने करा। आर्टिलरी मतलब जिनके पास गन्स वगैरह होती है ना, जो बैटल ग्राउंड में करती है, वो इंडियन आर्मी का पार्ट है। तो उन्होंने ये एक्सपीडिशन करा है, इसका नाम है समुद्र साहस। नाम क्या है, समुद्र साहस। ठीक है। माइलस्टोन है, कुछ भी है इसमें याद है, पर हुआ कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से निकले ये। ओहो, ये आगे चलेगा। ठीक है। मुंबई से निकले थे और कहाँ तक गए, गोवा तक, विजय दुर्ग तक। ठीक है। विजय दुर्ग तक गए हैं, मतलब मुंबई से गोवा गए हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। फर्स्ट टाइम द आर्टिलरी यूनिट हैज टेकन ए ब्लू वाटर लॉन्ग डिस्टेंस ओशन मिशन, तो मतलब इसीलिए फर्स्ट टाइम हो गया, तो इसीलिए ये न्यूज में आ गया, और कुछ नहीं है इसमें याद कर रखने के लिए। अगर इसमें ऑप्शन आ गया समुद्र सार किसका था, तो ये याद रखना आर्टिलरी यूनिट का था, इंडियन आर्मी का। ये इंडियन नेवी का नहीं है। ठीक है। ये देखो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म भी दिख रही है ना आपको यहाँ पर, तो ये इंडियन आर्मी वाले हैं, इंडियन नेवी वाले नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी इंडियन आर्मी ने ऐसा वो करा था, सेलिंग एक्सपीडिशन। कहाँ से, क्या, मुंबई से गोवा तक क्या। ठीक है। विजय दुर्ग तक करा था एक्चुअली, विजय दुर्ग वहीं होगा कहीं आसपास। चलते हैं आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए जी, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड लाइट। अब ये है क्या जी, ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है मोबाइल बैंकिंग के लिए। पर ये मोबाइल बैंकिंग के लिए बनाया किस, उसमें क्या, फीचर फोन में, जो बटन वाले फोन होते हैं ना, उसमें बनाया गया है प्लेटफॉर्म भाई। ये टच वाले फोन के लिए नहीं है। तो ये किसने दिया है, ये बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और दूसरा इसमें जो पार्टनर है वो है जियो। ठीक है। रिलायंस जियो का पार्टनरशिप इन दोनों की। तो कुछ नहीं है, बस मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं,
फीचर फोन में दे रहे हैं। पार्टनरशिप किसने करी है? बैंक ऑफ बड़ौदा और रिलायंस जियो ने करी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है इसमें, बीओबी से तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक है। पर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने पार्टनरशिप करी है। तो पार्टनरशिप किसने करी है? रिलायंस जियो ने करी है। जियो फोन प्रीमा, ये देखो 4G डिवाइस है, ये फोटो लगी है यहाँ पर। तो ये है, ये कवर हो गया टॉपिक, कुछ नहीं था इसमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया अभय AI चैटबॉट। अब ये क्या है? ये एक चैटबॉट है अभय नाम से। किसने करा है लॉन्च? सीबीआई ने करा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उनका चैटबॉट है। ठीक है, ये AI पावर्ड है। और कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए, केवल अगर क्वेश्चन आता है कि अबे AI चैटबॉट किसका है, तो आप सीधा सीधा आंसर मार्क कर देंगे सीबीआई का है। ठीक है जी। कुछ नहीं कर रहे इसमें। डिजिटल अरेस्ट जो होता है, मतलब आपको कैसे लीगल नोटिस आता है कोई भी फेक, कई बार आप देखोगे आपको ईमेल आएंगे कि आपने ये कर दिया है वो कर दिया है और आपको इतने पैसे जमा करने हैं, या फिर इस मेल का रिप्लाई करो, नहीं तो हम इतने, अगर नहीं रिप्लाई करोगे तो 3 साल की जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मेल्स आते हैं, स्पैम्स आते हैं आपके मेल में या फोन पे आएगा मैसेज। तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अबे AI चैटबॉट सीबीआई ने लॉन्च करा है। ये सीबीआई की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, नीचे से आ जाएगा टुक, यहाँ से ऐसे करके, जैसे सीबीआई की वेबसाइट खोलोगे आप, होता है ना कई बार। ठीक है, तो इस किसने लॉन्च करा है इसे? हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, सूर्यकांत जी जिनका नाम है, उन्होंने लॉन्च करा है। ठीक है जी। ठीक है, अब कोई बता सकता है, कल ही मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, आपको ऐसे ही याद रहेगा। जल्दी जल्दी लिखिए, कल बताया था मैंने आपको कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है। नहीं थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं है, थर्ड तो गलत है। थर्ड कहाँ से आ गए? कंट्री को बने हुए इतने साल हो गए, आप थर्ड कैसे बोल रहे हो उसे? चीफ जस्टिस कौन से नंबर के हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के? नहीं 52nd नहीं, 53rd एक्चुअली। ठीक है, तो 53rd नंबर के ये चीफ जस्टिस है। ठीक है, ये 2024 में इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, नवंबर 2024, 24 नहीं सॉरी 24 नवंबर 2025, 2025 में इनको अपॉइंट किया गया था, और इनका टेन्यूर जो जाएगा 2027 तक जाएगा। तो 2024 से, नहीं 2025 एक्चुअली, 2025 से इनका टेन्यूर है 2027 तक, ये इनका टेन्यूर है इस टाइम पे। तो अभी ये रहेंगे। और ठीक है, और 2-3 पार्टियां और बना के जाएंगे अभी। ठीक है जी। तो याद रखना इसको चीज को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी न्यूज में थी। ये 1963 में बनाई गई थी। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी, दिख रहा है आपको? पर ये अब जो ट्रांसफर होके जा चुकी है मिनिस्टर ऑफ डीओपीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड डिपार्टमेंट प्रोफेशनल पर्सनल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी के अंडर है ये। ठीक है जी। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि सीबीआई किसके अंडर काम करती है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मार्क करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं है सीबीआई। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि नहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती है, नहीं, पर नहीं, सीबीआई जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर है, क्योंकि इसको ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं वहां से। 1963 में ये फॉर्म हुई थी। और ये पावर्स कहाँ से लेती है अपनी, जो सीबीआई है वो पावर्स लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, ये पावर्स लेती है वहां से। पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है सीबीआई। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये एक्ट के थ्रू बनी हो, नहीं ये एक्ट के थ्रू नहीं बनी है। ठीक है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब ये गवर्नमेंट ने खुद बनाई है, बस ये पावर्स यूज करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी। और ये बनी की थी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है वो है क्या बोलते हैं फैक्ट, ये सांतानाम कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी ये बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सीबीआई बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आंसर विल बी सांतानाम कमेटी। ठीक है जी, ये हो गया आपका सीबीआई क्लियर। हेडक्वार्टर इनके दिल्ली के, और जो करंट डायरेक्टर उनके प्रवीण सूद जी है। ठीक है जी, ये हो गया आपका सीबीआई भी क्लियर। अब है एज चैटबॉट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट आ गया भाई, काफी लोगों का ये बहुत फेवरेट सेगमेंट होता है। चलते हैं जी।
पहला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फीडे वुमेन टूर्नामेंट। एक सेकंड में इसको याद कर, इधर रख लेता हूँ। फर्स्ट वुमेन टू विन फीडे वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, ठीक है, ये पहली वुमेन है जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है फीड का, मतलब चेस का। ठीक है जी, इंडियन वुमेन। तो ये आर वैशाली जी इनका नाम है। इन्होंने क्या कराया, इन्होंने क्या कराया, कुछ नहीं, टूर्नामेंट जो था चेस टूर्नामेंट वुमेन के नाम से इन्होंने जीता है। होस्ट कंट्री कहाँ थी, वो कहाँ हो रहा था, साइप्रस में हो रहा था। साइप्रस क्या है हमारा, मेडिटेरियन सी में। आप मैप खोल के देखेंगे ना साइप्रस, तो आपको पता लगेगा साइप्रस मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है, तो वहाँ ये हो रहा था इवेंट। तो उन्होंने अपने टैग ले लिया, फर्स्ट वुमेन टू विन द फीडे वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट हो रहा होगा यहाँ पर, तो उन्होंने जीत लिया। ठीक है जी, इंडिया की तरफ से बन गया फर्स्ट। ये इनकी फोटो लगी है, आप साइड में देख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, जो जो अपॉइंटमेंट हमारी न्यूज में थी। चलते हैं। ओ, ये आ गया जॉन टर्नर, सबसे पहला टॉपिक। तो जॉन टर्नर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये अब क्या हो गया, एप्पल के नए सीईओ अपॉइंट कर दिए गए हैं। पहले कौन थे, टिम कुक जी। ठीक है जी, इनसे पहले ये एप्पल के सीईओ थे, अब किसको कर दिया है, जॉन टर्नर्स जी को कर दिया गया अपॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये पहले क्या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उसमें, हार्डवेयर इंजीनियरिंग एट एप्पल में। रहने दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है जी, टिम कुक का कितना टेन्यूर है, 15 साल का टेन्यूर हो चुका था एप्पल का सीईओ ही रह के। तो आप कौन आ चुके हैं, जॉन टर्नर्स जी। थोड़ा सा एप्पल के बारे में पढ़ लीजिए। 1976 में बनी थी एक कंपनी। फाउंडर्स कौन कौन थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजियाक और रोनाल्ड वैन। कोई नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है कि एप्पल कब फाउंड हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, और एप्पल का एक सिग्निफिकेंट फैक्ट याद रखिएगा, कि इनका फैक्ट है सिग्निफिकेंट, कि इन्होंने क्या है, ये फर्स्ट कंपनी बने थे, फर्स्ट वर्ल्ड में पहली कंपनी जिन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लिया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब इतना पैसा इन्होंने स्टॉक मार्केट से उठा लिया था, $1 ट्रिलियन का। समझ रहे हो, ये फर्स्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी थी एप्पल, जिन्होंने 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन करा था। चलिए जी, हो गया क्लियर। जॉन टर्नर्स आएगा तो कौन है, एप्पल के नेक्स्ट सीईओ। टिम कुक चले गए हैं, टिम कुक क्या बन गए, चेयरमैन की पोजीशन में जा चुके हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन में। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। ट्रेंडिंग पर्सन जो जो न्यूज में रहे हैं, सबसे पहले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन आता ही है, आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे और वैसे भी आप हिस्ट्री वगैरह में भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, इनकी 131st बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है जी, कब होती है बर्थ एनिवर्सरी, कोई बता सकता है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ इमेज में सीधा सीधा 14 अप्रैल को। एक सेकेंड, ठीक है जी, 14 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है जी, तो ही सर्व एज ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली, उसमें ये चेयरमैन थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है जी, और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे हमारे। ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो ये याद रखना, इनके 3 4 फैक्ट है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट यूनियन लॉ मिनिस्टर। ठीक है, ये लॉ मिनिस्टर है। इनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी है, थी अभी अप्रैल में, अप्रैल 14। बी आर अम्बेडकर जी को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जिन्होंने जो लोअर कास्ट है उनके लिए काफ़ी बड़ा मूवमेंट चलाया था, और वो लोअर कास्ट के लीडर थे, और उनको काफ़ी पॉलिटिकल राइट और हमारे जो राइट होते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, वो उनको दिलवाए गए थे। चलते हैं आगे, कि इनके बारे में थोड़े फैक्ट्स हैं, आप इसको याद करना। थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं हल्का फुल्का, कि ये माऊ में पैदा हुए थे, कहाँ, मध्य प्रदेश में। इनका बर्थ डेट ये 14 अप्रैल 1891। इन्होंने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, ये करा था महाट सत्याग्रह 1920 से, पूना पैक्ट करा था इन्होंने 1932 में। ये पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, कल आप बोल रहे थे ना ज्योग्राफी की क्लास है, तो ऐसी हिस्ट्री की क्लास भी होगी तो वहाँ पढ़ोगे आप। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज इनके कहते हैं, आर्टिकल 32 के लिए हार्ट एंड सोल बोलते थे ये। ठीक है जी, इकोनॉमिक फुटप्रिंट भी था इनका, आरबीआई को फाउंडेशन करने में इनका हेल्प था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला हुआ है इन्हें 1990 में। ठीक है जी, इनकी डेथ 1952 में, 1956 में हो गई थी, महापरिनिर्वाण दिवस बोला जाता है उसको। ठीक है जी,
ये इनकी बुक्स, ये इन्होंने पार्टी जो फाइंड करी थी, फाउंडेड इतनी पार्टी थी इनकी, ये वाली, तो ये लिखी हुई है सारी बुक्स इनकी, याद रखना आप, इतनी सारी बुक्स हैं। और ये भी इनकी, ये जर्नल्स है, ये बुक्स है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो याद रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, तो आप इनको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। सबसे पहला दिल्ली इकोनॉमिक। और ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड कर दी क्योंकि क्लास लास्ट कल जो है क्लास में जैसे ही मैं ये पढ़ाना था डिसरप्शन हो गया था इंटरनेट का, तो मैं पढ़ा नहीं पाया था इस चीज़ को। ठीक है जी, तो मैं स्लाइड को ऐड कर लिया कि आपका कोई मिस ना हो जाए पॉइंट। ठीक है जी। तो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इनॉग्रेट हुआ है अप्रैल 14 में। तो ये कब हुआ था, देखो उसी दिन हुआ है जिस दिन बी आर अम्बेडकर की जिनकी जयंती थी, उसी दिन इसको भी इनॉग्रेट करा गया है। तो किसको कनेक्ट कर रहा है, किस दो चीज़ों को, तो ये कर रहा है दिल्ली को और उत्तराखंड को। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ठीक है जी। दिल्ली और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। ठीक है। इसमें ये क्या है, पहले जिसमें 7 घंटे का टाइम लगता था उसको 2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम कर दिया गया है एक्सप्रेस वे बना के। ठीक है जी। पहले 7 घंटे लग रहे थे दिल्ली से देहरादून जाने में, अब केवल 2.5 घंटे लगते हैं। नेशनल प्रोजेक्ट था, 12,000 करोड़ का ऑलमोस्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रोजेक्ट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कॉरिडोर है इसमें। ठीक है, पूरे एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब ये ग्राउंड से ऊपर होगा, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब कि वाइल्ड लाइफ किसी जगह से जा रहा होगा, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जा रहा होगा, नेशनल पार्क से जा रहा होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से ही गुजर रहा है, जो कि 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक है जी। और कुछ, 2013 किलोमीटर का पूरी इसकी लेंथ है, 6 लेन का है, ये देख लेना, आप पढ़ लेना। और ये इसमें लिखा हुआ देखो, राजा जी नेशनल पार्क से गुजरता है और राजा जी टाइगर रिजर्व से गुजरता है। मतलब जो ये वाली फोटोज है ना, तो ये राजा जी नेशनल पार्क की है, उसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो राजा जी टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है। 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो एलिवेटेड कर दिया गया। नहीं तो नीचे से रोड जाती तो यहाँ से उनको भी प्रॉब्लम होती, किसको, हमारे एनिमल्स को। तो इन्होंने एलिवेट कर दिया, ये पूरा 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि एलिवेटेड है। उसके बाद ये रोड नीचे उतर जाती है, उसके बाद ये नॉर्मल जैसी रोड चलती है, एक्सप्रेस वे चल रहा है वैसा, पर 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने इन पेड़ और जानवर को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए किया है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्लियर। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से आप बी आर अम्बेडकर जी भी याद रख पाएंगे, और आपको दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी याद रह जाएगा। ठीक है जी। चलते हैं आगे। एक सेकेंड, चलिए। ठीक है, थोड़ा राजा जी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लीजिए। ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उत्तराखंड के, तो हरिद्वार देहरादून पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 1983 में बनाया गया था। ठीक है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, पर मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। और इसको 48th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2015 में। ठीक है जी। 48 टाइगर रिजर्व। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं अभी, कोई बता सकता है? कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि टोटल टाइगर रिजर्व ऑफ कितने हैं इंडिया में। जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अरे गलत लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई पेनल्टी थोड़ी ना मिलेगी। 58th, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिग फैन जब, बिग फैन, वेरी गुड। 58, 58 है, एग्जैक्ट 58 है अभी। अभी जो है मई, अभी जून चल रहा है ना, तो इस टाइम पे 58 है। ठीक है। तो टाइगर रिजर्व ये 48 था, राजा जी टाइगर रिजर्व, जो कि 2015 में ऐड करा गया था। ठीक है जी। चले आगे। लोकेशन कहाँ है इसकी, अब थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये 1982 में बनी थी, देहरादून उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये हो गया। चलते हैं आगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश के 3 मेजर टाइगर रिजर्व हैं, इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देख लो। सबसे पहला है पाके टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन कितना है किलोमीटर ये कवर करता है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर मेन मेन वाइल्ड लाइफ एनिमल क्या है, तो पाके टाइगर रिजर्व। ठीक है जी। सेकेंड है नामडाफा टाइगर रिजर्व, ये क्या है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी, 1983 में से डिक्लेयर किया गया था। और
इतने स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें भी वही है, आप एनिमल्स याद रखें। नेक्स्ट है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये 2017 में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है जी। ये 50 टाइगर रिजर्व था हमारी कंट्री का, कामलांग टाइगर रिजर्व, और इसमें ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो 3 टाइगर रिजर्व है टोटल अरुणाचल प्रदेश में, एक पाके, नामडापा, दूसरा, तीसरा कामलांग। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। इनके डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, तो डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रखना। ठीक है जी, क्लियर। चलते हैं आगे। ठीक है जी, एक टॉपिक है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं है, केवल ये चीज़ पूछी जाएगी कि अभी जो लेटेस्ट डेटा आया था उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में टॉप पोजीशन किसने ली है, कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो सबसे टॉप में है सिंगापुर। सिंगापुर से हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब पता होगा ना आपको, कि है बाहर से जो लोग पैसा लेके आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी कंपनीज वगैरह सेटअप करते हैं। ये मार्केट में नहीं लगाते, ये कंपनी सेटअप करने के लिए लगाते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलेंगे, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। सिंगापुर टॉप में रही है, सेकंड में यूनाइटेड स्टेट है, और थर्ड में मॉरिशियस है। तो ये देख लेना आप, कहीं आप ऐसा ना कर दो चाइना मार्क कर दो, यूनाइटेड स्टेट मार्क कर दो, नहीं, आंसर कौन था, सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा आती है हमारे। अब इसके बारे में आप पढ़ना कि ऐसा कैसे हो रहा है, एक छोटी सी कंट्री है जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आ रही है, और यूनाइटेड इतना बड़ा स्टेट वो है, कंट्री है, उसके 7.8 है। मॉरिशियस भी छोटी सी कंट्री है, फिर भी वो 4.8 लेके आ रही है। सिंगापुर तो 7.6 बिलियन ला रही है, 17.6 बिलियन ला रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है जी, ये थोड़े टैक्सेस लूप होल्स होते हैं। ठीक है जी, टैक्सेस का लूप होल्स यूज करती है बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो कि छोटी कंट्री से इंडिया में जैसे आ रहे। हमने क्या कर रखा होगा, सिंगापुर को जब भी कोई इन्वेस्टमेंट सिंगापुर की तरफ से आएगी, उसको हमने टैक्सेस में कम रखेंगे, उसके टैक्सेस जो भी होगा। ठीक है जी, होता यही चीज़ है। मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको, कि सिंगापुर से जो भी हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उसमें हम टैक्स बहुत कम लेंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए कि कंट्रीज क्या करती है, अपना पैसा बचाने के लिए इन छोटी कंट्रीज में जाती है, वहां पर एक शेल कंपनी स्टैब्लिश करेगी। शेल कंपनी मतलब एक छोटी सी फेक कंपनी स्टैब्लिश करी, और उस कंपनी का क्या करेगी, वहां से फिर उस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट जाएगी दूसरी कंट्री में, तो टैक्सेशन कम लगेगा, इसीलिए इन कंट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो 17.6 बिलियन टोटल सिंगापुर ही थोड़ी ना इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई बाहर की यूएस की कंपनी होगी, और रशिया की कंपनी होगी, या फिर चाइना की कंपनी होगी, या यूरोप की कोई कंपनी होगी, उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस सिंगापुर में खोले होंगे, और वहां से वो पैसा रूट करके सीधा इंडिया में डाल रहे हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है जी, तो थोड़ा आप समझ जाओगे तो इसके बारे में, इकोनॉमी पता लग जाए। सेक्टर्स कौन कौन से टॉप करे हैं भाई? कंप्यूटर सबसे ऊपर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर। ठीक है जी, सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है? महाराष्ट्र में आ रही है, गुजरात में आ रही है, कर्नाटक में आ रही है, ये टॉप मोस्ट की पोजीशन रह चुकी है। कौन करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड इसको वो करती है, इसके रिलीज करती है डेटा। ठीक है, जो ट्रैक करती है कहाँ से कितनी एफडीआई आ रही है। डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड डीपीआईआईटी इसे बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। तो क्लियर हो गया जी, किसी को कोई डाउट? कहाँ से आ रही है सबसे ज्यादा इन फॉरेन एफडीआई? सिंगापुर से आ रही है, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड पे मॉरिशियस से। चलिए, वेरी गुड, क्लियर हो गया तो बढ़िया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका सिंगापुर है कहाँ। देखो, साउथ ईस्ट एशिया पूरा का पूरा, ये थाईलैंड हो गया, ये कंबोडिया हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है ठीक है, ये कौन सा, ये ब्रुनई है, ये इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया इधर, ये यहाँ पर आपका सिंगापुर है। छोटा सा है बहुत सिंगापुर, दिखेगा भी नहीं आपको, तभी मैं बोल रहा हूँ इतनी छोटी कंट्री। ये मलेशिया है इसके ऊपर, ये कौन सी कंट्री है, ये थाईलैंड ही है, यहाँ से आ रही है। और ये वाली कौन सी कंट्री है, म्यांमार। आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बगल से निकल जी जो कंट्री, म्यांमार। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मैप्स में तो आपको मजा आएगा इन चीज़ों को देखने में। ठीक है जी, तो सिंगापुर देखो कितना छोटा सा है यहाँ पर तो एकदम, और वैसे भी वो बहुत छोटा है। ये देखो इसी कितना छोटा है, ये पोजीशन है सिंगापुर की, ये है इतना सा सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, कोई बताइए? सिंगापुर की कैपिटल क्या है? कोई मार सकता है कोई? सिंगापुर, वेरी गुड, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है जी, सॉरी, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। आगे चलें, कोई किसी को डाउट? नहीं ना, आगे चलते हैं। एनवायरमेंट में सेक्शन आ गया, ये लास्ट आपका सेगमेंट है, इसके बाद क्लास खत्म।
और आप फ्री मौज करना। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहला इसमें आया शेखा झील एज ए 99th रामसर साइट। ठीक है जी। शेखा झील को क्या कर दिया है, 99th रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो अब देखो सर, ये रामसर साइट होती क्या है, आप पूछोगे। रामसर साइट कुछ नहीं है, वेटलैंड्स होते हैं। जैसे वेटलैंड मतलब जिसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ी सी मतलब वेटलैंड मतलब वेट लैंड, लैंड वेट होगी, गिल्ली है। ठीक है, और कुछ नहीं, पानी है उसके आसपास, उसके आगे पीछे चिड़िया वगैरह जो भी एरियाज होते हैं, बस दोनों मिलके एक रामसर साइट बनती है। मतलब इसको वेटलैंड के, जो भी वेटलैंड्स होंगे उनको रामसर साइट भी बोला जाता है। वेटलैंड का मतलब पानी होगा आसपास कहीं भी, छोटी सी नदी होगी, छोटा छोटा सा पॉन्ड होगा, छोटा छोटा सा झील होगी, कीचड़ होगा, तो उसको वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है, मतलब डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो ठीक है, ये कहाँ करी है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये 99 बन गई है टोटल रामसर साइट हमारी, इंक्रीज करके अभी अप्रैल 2026 में अगर देखा जाए तो टोटल कितनी होगी, 99 बन गया। सबसे ज्यादा किसके पास है स्टेट में, हमारे इंडिया में, तो किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, तमिलनाडु के पास नहीं है। टोटल नंबर साइज हैज उत्तर प्रदेश हैज रिजन इन 12 मेकिंग द सेकंड हाईएस्ट, सबसे पहला एशिया नंबर वॉज। ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड हाईएस्ट इसी के पास ही है, तमिलनाडु के पास, सही बोल रहे हैं। लिखा है आगे मैंने शायद से, लिखा होगा स्मॉलेस्ट फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही आप इंटरेक्ट करिए। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। तमिलनाडु यूटी सेकंड, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है। टोटल आंसर साइड ऑफ, ये दो बार लिख दिया, बताओ यार क्या करा किसी ने, दो दो बार लिख दिया ये चीज, करना भी नहीं आता। ठीक है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एशिया, टोटल आंसर साइड में देखा जाए तो इंडिया एशिया में नंबर वन पे, टोटल नंबर ऑफ साइट्स है 99 सीट। थर्ड है ग्लोबली में, तीसरे नंबर पे आता है ग्लोबली अगर देखा जाए, एशिया में फर्स्ट नंबर पे, ग्लोबली देखा जाए तो थर्ड में। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास, यूके। ठीक है जी, यूके के पास सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद मेक्सिको के पास है 144, फिर हमारा नंबर आ गया थर्ड पे इंडिया। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा किस पे है, या ग्लोबली हम कौन से नंबर पे हैं, तो हम थर्ड नंबर पे, एशिया में कौन से नंबर पे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे। ठीक है जी। सर चाइना सेकंड में नहीं थे क्या, नहीं नहीं, चाइना सेकंड में नहीं है, सेकंड में मेक्सिको है। एक बार चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगा। ठीक है, इंडिया रैंक्स थर्ड लिखा है, हम चेक करेंगे थर्ड कि कौन से नंबर एशिया पे, उस पे कितनी है, चाइना पे टोटल आंसर साइट कितनी है, चेक कर ले क्या, यहीं पर डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं ही चेक कर लेता हूँ, चाइना आंसर, टोटल आंसर साइट्स 82 है चाइना के पास, पीछे रह गया देखो, चाइना फोर्थ, वेरी गुड जी, चाइना फोर्थ है, तो इसीलिए लिखा गया है। ठीक है। अब न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई हुई तो न्यूज़पेपर वालों ने ढूंढ ढांड के ही लिखी होगी ये चीज़ें, ऐसे कोई लिखता नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत कई बार हो जाते गलतियाँ, पर ठीक है जी। तो हम इंडिया थर्ड नंबर पे हैं, फोर्थ में आपका चाइना, फर्स्ट में यूके, सेकंड में मेक्सिको, थर्ड में इंडिया, एंड फोर्थ में आपका चाइना। ठीक है जी। एशिया में हम नंबर वन है, तो एशिया में नंबर वन है तो ऑलरेडी हम चाइना से ऊपर चले गए, ये क्यों नहीं दिमाग लगाया आपने, समझ रहे हो आप। अबे ठीक है, जब एशिया में हम नंबर वन हो गए तो कैसे चाइना compete कर सकता है हमसे, ये चाइना भी तो एशिया में है। तो ये याद रखना भाई, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। चलते हैं आगे। चलिए जी, रामसर बाइट साइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट कौन सी थी डेजिग्नेशन जिसको हमने करा था, वो चिल्का लेक थी। ये कहाँ पर है, खेलदुआ घाना नेशनल पार्क में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, फर्स्ट हमारी रामसर साइट थी। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल वेटलैंड। ठीक है, लार्जेस्ट हमारी ये है। स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका लेक, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये केवल 20 हेक्टेयर की है। लार्जेस्ट सुंदरबन है, पहली चिल्का लेक थी, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका जी। ठीक है जी। अब लेटेस्ट एडिशन देख लीजिए कौन कौन से अभी लेटेस्ट एडिशन हुए हैं। ठीक है जी, ये देखो मैंने पूरा पूरी इन्फोग्राफिक बना रखी है, तो अभी लेटेस्ट एडिशन वाला तो यही है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी।
जो अप्रैल में ऐड हुई है। उसके बाद ये पटना, छरीदंत, गोबिल लेक, कोपराज, जलाशय। तो ये याद रखना टॉप, मतलब ये अभी लेटेस्ट में उल्टा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, 99 है टोटल, ये याद रखना क्वेश्चन आएगा। 99 है टोटल। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख लो कि रामसर कन्वेंशन है क्या। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में बनी थी। कहाँ बनी थी? एक रामसर एक जगह कहाँ, ईरान में। ठीक है जी। ग्लोबली कब फोर्स हुई थी? तो 1975 में फोर्स में आ गई थी। बनी 1971 में थी, पर 1971। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, सर 100th हो गया है शायद, देखेंगे। अगर मई में अगर कवर हुआ होगा तो करेंगे, अभी तक तो आया नहीं है। तो हो गया होगा तो आप ऐड कर लेना उसको। ठीक है, हम उल्टा चल रहे हैं ना एक्चुअली। अभी हम अप्रैल का कर रहे हैं, अब मई जून में आ गया होगा तो ऐड कर लेना आप उसको। ठीक है जी। ये अप्रैल वाला है तो मैंने अप्रैल वाला बनाया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इंटरनेट में अगर कुछ ऐसा इशू है तो। टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया 100 हो गई है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, 100 हो गई है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये जून 5 को ही ऐड हुई है अभी, मतलब ये जून वाले करंट अफेयर में आएगा। ठीक है, तो 100 हो गई है। अब ये इसको काट के लिख देता हूँ। यार ये सर आपने तो गलत पढ़ा दिया था। 100 है, अभी अभी जून में ऐड हुई है। तो ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, कनेक्ट करके। तो 100 हो गई है टोटल रामसर साइट। जो अभी ये लेटेस्ट ऐड हुई है वो उत्तर प्रदेश की है, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। एग्जाम में आने से कौन सा वाला ऑप्शन राइट करूं? देखो, मुश्किल है ऐसा पूछा जाएगा क्योंकि ये चेंज होती रहती है। ठीक है, कि 99 है या 100 है, ये मुश्किल पूछा जाएगा। पूछा यही जा सकता है कि जो शेखा झील बर्ड सेंचुरी है कौन से स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में है। जो लेटेस्ट ऐड हुई है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण बर्ड कौन से स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे याद रखना, क्योंकि ये तो डायनामिक चीज है ना, ये चेंज हो रही है बार बार। एक दो दिन बाद फिर 101 हो जाएगी, फिर उसके बाद हो जाएगी 102 हो जाएगी। तो अगर कोई दिमाग वाला इंसान पेपर बना रहा होगा तो वो ये चीज नहीं ऐड करेगा, क्योंकि ये डायनामिक चीज है, ये चेंज होती रहती है। तो फिर आप, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उनका स्टेट याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है जी, कि कौन से स्टेट में थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ऐड हुई है। और जो ये शेखा झील बर्ड सेंचुरी है ये भी उत्तर प्रदेश में ऐड हुई है। ठीक है जी। रामसर कन्वेंशन का पढ़ रहे थे हम। ठीक है जी। 1971 में ये बनी थी। कहाँ पर? रामसर, जो कि ईरान की कंट्री कंट्री नहीं है, ईरान की एक सिटी है। ठीक है जी। ईरान बहुत न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो रामसर तो पता ही होगा कि वो रामसर है, तो रामसर में ही बनी होगी रामसर कन्वेंशन है, पर वो कौन सी कंट्री में? ईरान में है। 1975 में फोर्स में आई। इंडिया रेटिफिकेशन कब करा था? इंडिया ने रेटिफिकेशन करा है 1982 में। ठीक है। ठीक है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कौन सी होगी? मिनिस्ट्री एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट हो गया रामसर साइट्स इंडिया में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत न्यूज में रहता है, तो आप इसको याद करके जाइएगा। ठीक है जी। अब आ गया लास्ट टॉपिक हमारा, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इनिशिएटिव। तो वर्ल्ड बैंक ने एक वाटर फॉरवर्ड ग्लोबल इनिशिएटिव मैं सॉरी, मैं वाटर वर्ल्ड बैंक बोल लिया। तो वो वाटर फॉरवर्ड ग्लोबल इनिशिएटिव किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। क्वेश्चन यही आएगा कि किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड बैंक का। कुछ नहीं कर रहे हम, क्या कंजर्व करेंगे वाटर को, जिससे कि हम वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव कर पाए 2023 तक। ठीक है। ठीक है जी, यही है इसमें वाटर फॉर क्वेश्चन ये आएगा, वाटर फॉरवर्ड किसका इनिशिएटिव है? तो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर सिक्योरिटी का हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंप्रूव करेंगे वाटर सिक्योरिटी 1 बिलियन पीपल के लिए, कहाँ, 2030 के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। वर्ल्ड बैंक, वाटर फॉरवर्ड, वाटर फॉरवर्ड वर्ल्ड बैंक, ये याद है रखना। थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत है। इनको 1944 में हमने क्या करा था, स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है। अब इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। इसका ट्विंस कौन है? एक तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, इसका ट्विन कौन है? बताओ बताओ फटाफट। आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी है इसके बाद फिर। आई डोंट नो ज्योग्राफी की होगी किसकी होगी, बताइए। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बोला जाता है दो ऑर्गेनाइजेशन को। IMD नहीं सर, IMF ठीक है, वो तो IND तो वो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD नहीं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो गई थी, IMF ही है। ठीक है। इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बोला जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से दोनों बने थे।
जो कि 1944 में हुआ थी। कहाँ? यूएसए में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? यूनाइटेड स्टेट, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है जी। करंट प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का करंट प्रेसिडेंट है, जो कि है अजय बंगा जी, जो कि इंडियन ओरिजिन है। ठीक है। ये 14 प्रेसिडेंट है वहां के वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। ठीक है। सॉरी। तो ये क्वेश्चन आएगा, करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, तो वो है अजय बंगा जी। ठीक है जी। हो गया, आगे चलें। ये इनके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस हैं 5। तो इनको आप याद रखना, नाम इनके। ये IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा जिसे बोला जाता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और लास्ट वाला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो है ही एक, पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गया आपका? कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप बताइए। ठीक है जी। ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। आई थिंक यही हमारी लास्ट साइड थी। ठीक है जी। अब बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई किसी को कोई फीडबैक बताना है, या कुछ बताना है कि हम कैसे इम्प्रूव करें? आपको आज का सेशन कैसा लगा? बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, फिर मुझे भी हेल्प मिलेगी इम्प्रूव करने के लिए इसको। कोई लिखिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। कोई भी? नहीं, किसी को बात ही नहीं करनी?